जो एग्रीमेंट पिछले 17 सालों से फाइनलाइज नहीं हो पा रहा था, जो यूरोप भारत को यह कह रहा था कि आप रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं, आपकी मोरालिटी कहां गई, जिस यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स जैसे कि पोलैंड पाकिस्तान से सहानुभूति दिखा रहे थे, वो भारत के साथ अब एफटीए या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 26 जनवरी को क्यों साइन करने वाला है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, हम डिस्कस करेंगे। आपके मन में, आपके दिमाग में ये होगा कि ये ट्रंप ने एक्सेलरेट किया है। बिल्कुल ऐसा जरूर है, लेकिन ट्रंप के आने से पहले ही यूरोपियन यूनियन को यह आभास हो गया था कि भारत जैसी मार्केट के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना बहुत जरूरी है। यूरोपियन यूनियन दोस्तों एक कस्टम्स यूनियन की तरह काम करता है, एक ऐसा यूनियन ऑफ कंट्रीज है जो एक ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैरिफ लगाते हैं। आप इन 27 देशों में से किसी भी देश को माल एक्सपोर्ट करते हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपको एक ही टैरिफ पे करना पड़ता है। ऑलरेडी ईयू इंडिया का, यूरोपियन यूनियन इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, पर इस व्यापार को और भी ज्यादा बड़े लेवल पर, बड़े स्केल पर और ज्यादा डोमेन्स के अंदर करने के लिए एक एग्रीमेंट की नेगोशिएशन स्टार्ट होती है साल 2007 में। लेकिन इस एग्रीमेंट को ये लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं बोलते हैं, बल्कि बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट बोलते हैं। लेकिन 2007 से ये जो एग्रीमेंट्स की डिस्कशन शुरू होती है, नेगोशिएशन शुरू होती है, ये बहुत सारे मामलों पर जाकर रुक जाती है 2015 में। बट 2022 में आफ्टर 2 बिग शॉक्स, कोविड प्लस रशिया यूक्रेन वॉर, इसके बाद यूरोपियन यूनियन को रियलाइज होता है कि भारत से व्यापार करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए नेगोशिएशंस दोबारा से स्टार्ट होती हैं। लेकिन पिछले 1 साल में अपनी पुरानी इश्यूज को दरकिनार करते हुए क्यों ऐसा हो रहा है कि यूरोप भारत के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहा है। एग्जिबिट ए, डोनाल्ड ट्रंप अपने बेस्ट फ्रेंड इमैनुअल मैक्रोन, जिनको वो कई बार क्रिटिसाइज कर चुके हैं, यूरोपियन यूनियन जिसको वो कई बार इस बात पे क्रिटिसाइज कर चुके हैं कि ये अपने खर्चे खुद क्यों नहीं उठाते, ये हमारे प्रोडक्ट्स पे टैरिफ क्यों लगाते हैं, नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें काफी कॉमन मेंबरशिप है यूरोप की भी, उसको क्यों कहते हैं कि आप अपना खर्चा खुद उठाएं, अपने डिफेंस का ध्यान खुद रखें। और अल्टीमेटली ट्रंप मैक्रोन का ये मैसेज जो है जनता में लीक कर देते हैं। कुछ इसी तरह जैसे बच्चे जो होते हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चे होते हैं, वो मैसेजेस या टेक्स्ट लीक कर देते हैं और फिर रेडिट और ट्विटर पे वो ट्रेंड होने लगते हैं। ट्रंप कहते हैं कि मैक्रोन ने मुझे कहा कि वी कैन डू ग्रेट थिंग्स ऑन ईरान, बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग ऑन ग्रीनलैंड। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कुछ महीनों से यूरोप के ऊपर, इंक्लूडिंग डेनमार्क, उसके ऊपर प्रेशर बना रखा है कि मैं ग्रीनलैंड को या तो खरीदना चाहता हूं या उस पर कंट्रोल करना चाहता हूं। और यहां यूरोप रेजिस्टेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है इस पर्टिकुलर मामले में। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ये भी थ्रेटन करते हैं, ये भी कहते हैं कि भाई साहब, मैं फ्रांस की जो वाइन है उस पर 200% टैरिफ लगा दूंगा, ठीक है, अगर मैक्रोन मेरे बोर्ड ऑफ पीस में नहीं ज्वाइन करते हैं, गाजा वाले बोर्ड ऑफ पीस को नहीं ज्वाइन करते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं करवा लूंगा उसको, है ना। तो ही इज ट्रीटिंग देम हिमसेल्फ, ही इज लाइक अ बुली। एंड उसी तरीके से वो ये भी थ्रेट लगाते हैं कि यूरोप के ऊपर 25% टैरिफ लग जाएंगे अगर वो ग्रीनलैंड को चुपचाप मेरे हवाले नहीं करता है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो को देखते हुए इट इज नॉट सरप्राइजिंग कि यूरोप हैज चोजन अ प्लेटफॉर्म एज बिग एज द डेवोस समिट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू डिक्लेयर और अनाउंस कि हम इंडिया के साथ एक बहुत बड़ी डील करने वाले हैं। तो अर्सला वॉन डर लेयन, जो यूरोपियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट है, यूरोप में यूरोपियन यूनियन की अपनी एक अलग से पार्लियामेंट है, और उनके बयान के द्वारा यह कहा जाता है कि हम इंडिया के साथ साइन करने वाले हैं मदर ऑफ ऑल डील्स। इससे पहले नेगोशिएशंस के दौरान पीयूष गोयल, जो भारत के कॉमर्स मिनिस्टर है, वो भी इसे मदर ऑफ ऑल डील्स ही बुलाते हैं। और यह चीज बहुत ज्यादा एक्सेलरेट होती है आफ्टर ट्रंप स्टार्ट्स थ्रेटनिंग ईयू विद टैरिफ्स ऑन देयर प्रोडक्ट्स। आप देख सकते हो कि ट्रंप ने यह कहा कि इटली, स्पेन, फ्रांस, इन सब जगहों से वाइन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, और वाइन को लेकर भारत के साथ भी काफी नेगोशिएशंस हुई हैं। देखते हैं इस पे क्या होता है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस डील में, इस डील की सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और क्यों यूरोपियन यूनियन भारत के साथ लिंक होना चाहता है। अगर आप ये देखें कि एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की तरह भारत और यू को देखा जाए, तो तकरीबन 450 मिलियन
हाई इनकम ईयू कंज्यूमर्स हमें मिल रहे हैं इस ट्रेड डील के जरिए बहुत ही कम टैरिफ्स पे। 450 मिलियन मतलब 45 करोड़। भारत की आबादी है 140 करोड़ और भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी होने की वजह से भारतीय मार्केट बहुत ल्यूक्रेटिव है। इस सब मामले का कैटलिस्ट यानी कि इस एग्रीमेंट और इस नेगोशिएशंस को तेज करने का कैटलिस्ट डोनाल्ड ट्रंप है और यह डील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों पर्सपेक्टिव से हम ये देखेंगे। Now, if you look at this particular geopolitical phenomena, you will see कि यूएसए ने प्रॉमिस किया है कि 10 से 25% टैरिफ हम ईयू पे लगाएंगे और उसी टैरिफ का शिकार भारत भी हो रहा है, लेकिन डिफरेंट रीजंस की वजह से। भारत इसलिए टैरिफ का शिकार हो रहा है क्योंकि वो रशिया से तेल खरीद रहा है अपेरेंटली, और एक्चुअली खरीद रहा है, नॉट अपेरेंटली, लेकिन ट्रंप को यह बात पसंद नहीं आ रही है। दोनों में आपसी लिंक इस वजह से बन पाया है क्योंकि दोनों ट्रंप के टैरिफ का शिकार है। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट की जो नेगोशिएशंस थी, वो नेगोशिएशन साल 2007 में स्टार्ट होती है, मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन वीजा फ्री एंट्री या वीजाज की रिक्वायरमेंट को लेकर, प्रोफेशनल्स की, भारतीय प्रोफेशनल्स की यूरोप के अंदर फ्री एंट्री को लेकर और ऑटोमोबाइल्स सेक्टर को लेकर इसकी डिस्कशंस या नेगोशिएशंस कम होती हैं। 2016-17 में 13-14 में डिप हो जाती है, लेकिन पेंडेमिक के बाद और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये तीन फैक्टर्स इस डील को एग्जीक्यूशन के टेबल पर लेके आ जाती है। आप देखो कि कम से कम 2 बिलियन की टोटल कंबाइंड पॉपुलेशन, 22 ट्रिलियन पाउंड्स की एक्सेस ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी, मतलब 22 ट्रिलियन पाउंड इज द टोटल इकोनॉमी दैट यू कैन यूरोज दैट यू कैन सी। 120 बिलियन यूरोज का ऑलरेडी बायलैटरल ट्रेड यहां पे हो रहा है। तो अब अगर आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट से यूरोप को क्या मिल रहा है, यूरोप अपने ऑटोमोबाइल्स को भारत में कम टैरिफ पे लेके आ सकता है। तो 100% से ज्यादा ड्यूटी जो भारतीय मार्केट में लगती थी वो हो सकता है कि इस एफटीए से कम हो जाए। मैं आपको एफटीए के बारे में बताता हूं। बेसिकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एक नेगेटिव लिस्ट बनती है। नेगेटिव लिस्ट का मतलब है कि आप एक लिस्ट ऑफ आइटम्स बनाते हो, उन आइटम्स के ऊपर यह लिखा जाता है कि टैरिफ लगेगा। उस लिस्ट में मान लीजिए 10 आइटम्स हैं, तो उन 10 आइटम्स को छोड़कर बाकी आइटम्स के ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा, यानी टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा एफटीए या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नेचर होता है। अब इस नेगेटिव लिस्ट में आप अपने पसंद के सेक्टर्स को रख सकते हो और हर कंट्री के साथ जो एफटीए होता है उसमें यह नेगेटिव लिस्ट डिफरेंट होती है। ईयू के साथ ऐसा बोला जा रहा है कि जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज होंगी, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होंगे, भारत उसे नेगेटिव लिस्ट में रखना चाहेगा, क्योंकि भारत यह नहीं चाहता कि यूरोपियन इंपोर्ट्स की वजह से इंडियन फार्मर्स जो ऑलरेडी रेम्यूनरेशन के मारे हैं, जिनको अभी भी ऑलरेडी अपने क्रॉप का ट्रू प्राइस रियलाइज नहीं होता है और वल्नरेबल हैं, उनको अफेक्ट ना हो। बट बाकी बहुत सारे सेक्टर्स जैसे कि वाइन्स एंड स्पिरिट्स, जैसे कि हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, केमिकल एंड मशीनरी, और जैसे कि आईपी सर्विसेज एंड अदर टेलीकॉम सर्विसेज, इसके अंदर आप यूरोपियन कंपनीज को आते हुए देख सकते हो। भारत के लिए यह इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भारत पे जो 10% टैरिफ लगता है भारत के टेक्सटाइल्स के ऊपर, भारत के अपैरल के ऊपर, वो कम हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2023 में एक सिस्टम होता था जिसका नाम 23 तक एक सिस्टम होता था जिसका नाम था जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। यूएसए ने भारत को जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस देने से काफी समय पहले मना कर दिया था। यूरोप ने भी 2023 में इसके बेनिफिट देने में मना कर दिया था। व्हाट वाज द बेनिफिट? बेसिकली इंडिया वाज कैटेगराइज्ड एज अ डेवलपिंग स्टेट एंड बिकॉज ऑफ बीइंग अ डेवलपिंग स्टेट इंडिया वाज गिवन सम some फ्रीडम इन फॉर्म्स ऑफ टैरिफ, यानी भारत से आने वाले टेक्सटाइल अपैरल पे टैरिफ नहीं लगता था। 2023 में वो टैरिफ का जो रिलीफ था वो विड्रॉ कर लिया गया था, जिसकी वजह से बांग्लादेश और वियतनाम
जो डेवलपिंग स्टेट्स की तरह जाने जाते थे, जीएसपी के अंदर बेनिफिट लेने लग गए, भारत से ज्यादा अपने अपैरल को एक्सपोर्ट करने लग गए। शायद इन सेक्टर्स को फायदा मिलेगा इस एफटीए का। भारत की तरफ से आईटी सर्विसेज और स्किल्ड लेबर अब यूएस तो नहीं जा पा रहे हैं, काफी समय से इनके ऊपर कंसर्न्स हो रहा है। क्यों? क्योंकि यूएसए की नई H1B वीजा पॉलिसी, इमिग्रेशन के अगेंस्ट टाइटनिंग, ये सारी चीजें हमें यही दिखाती हैं कि भारत की तरफ से जो आईटी सर्विसेज और स्किल्ड लेबर का मूवमेंट यूएस हो रहा था उसमें गिरावट आ सकती है। वो गिरावट अब यूरोप संभाल सकता है। इट कुड बी पॉसिबल कि यूरोप कुड बिकम अनदर फेवरेट डेस्टिनेशन। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन अपने रिस्क को हेज भी करना चाहता है। इसका क्या मतलब हुआ? अमेरिका के अलावा उसके पास बड़ी इकोनॉमीज में चाइना ही एक बड़ा ऑप्शन था, लेकिन चाइनीज प्रोडक्ट्स को लेकर यूरोप में ऑलरेडी काफी टेंशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैक्रोन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के टेबल पे यह कहा कि चाइना को हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं यूरोप में, लेकिन चाइना क्या यार, क्यों सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स बेचता रहता है हमें, है ना, अपने सस्ते सस्ते प्रोडक्ट बेचता रहता है, आए और यूरोप में इन्वेस्ट करे, विच इज बोथ सैड फॉर यूरोप एंड ऑल्सो डेस्परेट, है ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर यूरोप चाइना से इन्वेस्टमेंट मांग रहा है तो थोड़ा सा सैड तो लगता है, क्योंकि हम यूरोप अपने आप को प्रोजेक्टर ऑफ द वर्ल्ड लीडरशिप मानता है, लेकिन यहां वो चाइना से इन्वेस्टमेंट मांग रहा है। मैक्रोन चाइना से इन्वेस्टमेंट मांग रहा है। ऑल्दो आई एम वेरी श्योर ट्रंप इज बैंकिंग ऑन मैक्रोन नॉट बीइंग री इलेक्टेड, और अपने फेवरेबल कोई बंदा अगर मिल जाए फ्रांस में, then that might be something different। उसके बारे में देखेंगे। बट यूएस की टैरिफ वॉलेटिलिटी के खिलाफ भारत को यहां पे मदद मिल सकती है, क्योंकि यूएस के टैरिफ की वजह से भारत के जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स को, भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यह सच्चाई है पिछले कुछ महीनों की। अगर हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे इश्यूज जिसके ऊपर भारत और ईयू के बीच में अभी भी एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था, इनफैक्ट कुछ चैप्टर्स, 24 चैप्टर थे इस एफटीए के, और पिछले कुछ दिनों की हवाले से खबर है कि 20 चैप्टर ही रिजॉल्व हुए हैं, तो कुछ हर्डल्स अभी भी रहते हैं। एक हर्डल था भारत का एग्रीकल्चर के अंदर प्रोटेक्शन मांगना। इट वांट्स एग्रीकल्चर टू बी इन द नेगेटिव लिस्ट एंड एग्रीकल्चर कमोडिटीज नॉट कमिंग अंडर जीरो टैरिफ। वेयरएज ईयू कहता था कि हम ऑटोमोबाइल्स के ऊपर जो है वो फेज्ड टैरिफ जीरो करना चाहते हैं, इमीडिएटली जीरो करना चाहते हैं। भारत कह रहा है कि आप फेज टैरिफ रिडक्शन करेंगे, है ना, इंस्टेड ऑफ इमीडिएट एलिमिनेशन। ठीक है, सॉरी, तो फॉर एग्जांपल इंडिया के ऑटोमोबाइल्स अगर ईयू जाते हैं, है ना, तो उसके ऊपर फेज्ड टैरिफ रिडक्शन होनी चाहिए। कंप्लीटली जीरो हम एकदम से नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो इन कंट्रीज के बीच में रहा है वो टैरिफ नहीं, वो नॉन टैरिफ बैरियर है, एनटीबी। नॉन टैरिफ बैरियर होता है जिसमें आप टैक्स डायरेक्टली नहीं लगाते हो, बट इनडायरेक्टली आप एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करते हो जिससे किसी कंट्री से आने वाले एक्सपोर्ट्स को लिमिट किया जाए। ऐसा एक मैकेनिज्म है CBAM, यानी कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में उन कंट्रीज से या उन सोर्सेस से इंपोर्ट को रोका जाता है जो कार्बन एमिशंस कर रही हैं। अब भारत से ना स्टील और स्टील के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा यूरोप जाते हैं, एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स भी यूरोप जाते हैं, और दीज आर सम ऑफ द मोस्ट हाई GHG एमिटिंग इंडस्ट्रीज। तो इन एक्सपोर्ट्स को 1 जनवरी 2026 से टैरिफ्स का थ्रेट है, और इस टैरिफ के थ्रेट को लेकर, नॉट टैरिफ बेसिकली, क्योंकि आप उन्हें रोक रहे हो आने से, आप अलाउ नहीं कर रहे हो कंपनीज को वहां से लेके आने से। कंपनीज अगर इन जगहों से स्टील इंपोर्ट करेंगी, एल्यूमिनियम इंपोर्ट करेंगी यूरोप की कंपनीज, तो उन्हें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा, जिसकी वजह से भारत के स्टील उत्पाद और जो एल्यूमिनियम के एक्सपोर्टर्स हैं उनको फर्क पड़ सकता है। अब क्या इस एग्रीमेंट के अंदर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में कोई हमें कंसेशंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये तो तभी पता चलेगा जब फाइनल डिटेल सामने आएंगी। लेकिन मदर ऑफ ऑल डील्स इसे इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि तकरीबन $150 बिलियन का जो व्यापार चलता है, ट्रेड चलता है भारत और ईयू के बीच में, हाईएस्ट है किसी दो ग्रुप्स के या कंट्रीज के बीच में। मतलब भारत का सबसे ज्यादा ट्रेड इनके साथ है एज अ ब्लॉक। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम यहां पे ये हो सकती है कि कुछ चीजों के ऊपर एग्रीमेंट ना हो पाए। खैर,
देखने वाली बात यह है कि रिपब्लिक डे परेड के अंदर भारत इनवाइट करता है ईयू लीडर्स को, और ईयू की एक मिलिट्री कंटिंजेंट भी पार्टिसिपेट करेगी इस पर्टिकुलर इवेंट में, ऐसी खबरें आ रही हैं। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज कि इंडिया और ईयू की इस एग्रीमेंट से दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ फायदा है, लेकिन ईयू को, यूरोप को अर्जेंटली इसकी जरूरत है। क्या ट्रंप इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को देखते हुए कोई और एक्शन लेंगे? क्योंकि ऑलवेज द फॉरेन पॉलिसी इज वेरी डायनामिक व्हेन ट्रंप इज अराउंड, है ना। 2021 से लेकर 24 तक वॉर्स के अलावा बहुत कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब 24 के बाद से ट्रंप ही ट्रंप हो रहे हैं। तो ट्रंप हुआ है, मुबारक हो, वर्ल्ड को की इकोनॉमी को, जियोपॉलिटिक्स को हिट करने के लिए। और जैसा मैंने आपको बताया, सीबैम को लेकर अभी भी कंसर्न्स हो सकते हैं। हमारे प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के अंदर और एपिक करंट अफेयर्स कोर्स के अंदर हम टॉपिक्स को एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ साथ पीवाईक्यूज की इंटेलिजेंस को ध्यान में रखते हुए कवरेज करते हैं। एक बार जरूर वेबसाइट विजिट कीजिएगा, वेयर प्रीलिम्स 2026 की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। पीपल आर ज्वाइनिंग एवरी डे, attending the live classes, solving the quizzes, getting in touch with the faculty, and उसी डायरेक्ट मेंटरशिप के थ्रू वो डेली टारगेट्स पूरे कर रहे हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि एक बार जरूर वेबसाइट हमारी विजिट कीजिएगा www.sleepyclasses.com, और भारत और ईयू के FTA या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू।